हेलो गाइस, एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल के ऊपर। और पिछली क्लासेस में हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर के कंसेप्ट्स को लेकर बात करी थी। मतलब स्फेरिकल मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, फोकस क्या होता है, कन्वर्जेंस क्या होते हैं, डाइवर्जेंस किसको बोला जाता है, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऐसी बहुत सारे टर्म्स मैंने आपको समझाई थी दोस्तों। जरूरत पड़ने पर मैं उसको समय समय पर रिवाइज भी करूंगा, लेकिन आज मेरा आपको अगले टॉपिक की तरफ लेकर जाना है, जिसमें बेसिकली जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ेंगे कि जब इमेजेस फॉर्म होती है किसी मिरर से, तो वो इमेजेस को जब हम पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मतलब जब हम उसकी डायग्राम्स बनाते हैं, तो कुछ रूल्स हमें बताए जाते हैं और वो रूल्स हमें फॉलो करके ही वो डायग्राम बनानी है। दूसरी एक बात, अलग अलग जगह पर ऑब्जेक्ट रहता है, तो इमेजेस उसकी जो फॉर्म होती है वो कैसी फॉर्म होती है वो हमको समझाने के लिए यहाँ पर कुछ चीजें मैं बताऊंगा आपको। बहुत काम का है दोस्तों, क्योंकि ये 9th और 10th में हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है। चाहे 9th में हो तो मिरर को लेकर आता है, अगर 10th में बात हो तो लेंस को लेकर आता है दोस्तों, और इसीलिए आप अच्छे से उसको समझ लो। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। मैं रिवाइज कराने के तौर से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको फिर चीजें लिंक हो कि हाँ पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था, अब इसके आगे का पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हमारे पास ये दो स्फेरिकल स्फीयर्स के पार्ट है, अभी ये दोनों स्फेरिकल स्फीयर का पार्ट है, अभी ये स्फेरिकल मिरर नहीं है। जब तक हम इसकी कोटिंग नहीं करते तब तक ये मिरर नहीं बनेगा। अगर मैं इसको इस तरीके से बाहर से कोटिंग करता हूं दोस्तों, तो मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर बाहर से कोट कर रहा हूं, बाहर से कोट करूंगा तो अंदर से रिफ्लेक्टिंग साइड होगी, और अंदर की साइड यानी कॉन्केव साइड, इसीलिए ये कहलाता है कॉन्केव मिरर। दोस्तों मैं जो आपको बता रहा हूँ ये तरीके आप बहुत काम में ले सकते हैं, आपको बहुत मदद होगी। दूसरा ये, जिसमें मैंने यहाँ बाहर से कोटिंग की, तो यहाँ अंदर से कोटिंग करूंगा। अब अंदर से कोटिंग करूंगा दोस्तों तो बाहर की साइड रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी, और बाहर की साइड मींस कॉन्केव साइड, सॉरी कॉन्वेक्स साइड, और इसीलिए ये बनेगा कॉन्वेक्स मिरर। इस तरीके से दोस्तों हमने कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के डायग्राम बनाए। आपको पता है कि अगर ये किसी स्फीयर का हिस्सा है तो इसका कोई सेंटर रहा होगा, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये भी अगर किसी स्फीयर का हिस्सा है तो इसका भी कहीं सेंटर रहा होगा, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद ये जो तुम्हारा कर्व है इसका कहीं मिड पॉइंट होगा, जिसको हम पोल कहते हैं। ये भी जो कर्व है इसका भी कहीं मिड पॉइंट होगा, उसको भी हम पोल कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन पास होती है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं दोस्तों। तो ये जो है हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, ये जो लाइन पास किया इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। वैसे ये जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास होके जा रही है, अगेन ये कहलाएगी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ये बात आपको पता है दोस्तों। मैंने ये भी बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। वैसे यहाँ पर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं आपको रिवाइज इसीलिए करा रहा हूं ताकि आपको आगे की चीजें लिंक हो। पुरानी वीडियो देखे हुए आपको समय हो गया होगा, और इसलिए मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि जब हम लाइट इनके ऊपर फॉल करते हैं, जैसे ये वाली साइड से लाइट फॉल होगी, इधर से क्यों नहीं होगी, क्योंकि इधर की साइड कोटिंग वाली है। साइड रिफ्लेक्टिंग हो तभी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। इधर से लाइट फॉल कर भी देंगे तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो रफ साइड है, वो पॉलिश्ड सरफेस नहीं है। तो अगर मान के चलो यहाँ पर मैंने इस तरीके से लाइट फॉल किया जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, ये भी और ये भी दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है। ये टकराएगी, टकराने के बाद इस तरीके से वापस जाएगी, ये भी टकराएगी, टकराने के बाद इस तरीके से वापस जाएगी। दोनों रेस पास हो रही किसी एक पॉइंट से, जिसको हम फोकस कहते हैं दोस्तों। और ये जो फोकस होता है, भले डायग्राम में थोड़ा अपने को देखने में दिक्कत आ सकती है, जैसे खैर नहीं आएगी, अभी मैं कर दे रहा हूँ अरेंज, मैं कोई मेजरमेंट नहीं ले रहा हूं। तो अगर मान के चलो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, तो इनके बीच में होता है फोकस। इसका मतलब ये जो दूरी है फोकस और पोल के बीच की दूरी, फोकस और पोल के बीच की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और अगर ये F दोनों का मिड पॉइंट है, इसका मतलब F जो होगा यानी फोकल लेंथ जो होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होगी, यानी F इज R/2। पिछली क्लासेस में भी बताया था दोस्तों। यहाँ पर अगर अपन क्या करते हैं, लाइट को ऐसे फॉल करते हैं, इसमें ऐसा नहीं इधर से फॉल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इधर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग नहीं है।
ये दोनों लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, ये टकरा के इधर गई, ये टकरा के इधर गई, क्योंकि सरफेस बाहर की तरफ निकली हुई है तो इसलिए बाहर की तरफ लाइट निकलेगी, अंदर दबने वाली नहीं है। इसका मतलब ये लाइट जो होगी वो ऐसी कहीं से आई मानी जाएगी, ये जो लाइट रहेगी ये भी यहाँ कहीं से आ रही है ऐसा माना जाएगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, ये फोकस है लेकिन इमेजिनरी फोकस है। इमेजिनरी फोकस क्यों? क्योंकि ये असल में लाइट ऐसे कोई अंदर से नहीं आ रही है, हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि जो बंदा इस लाइट को यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आते हुए देखेगा तो उसको क्या लगेगा, लाइट तो सीधी आती है, इसका मतलब ये लाइट कहीं से अंदर से आ रही है, मतलब इस पॉइंट से आ रही है, ये फोकस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि ये दोनों लाइट रेस, ये वाली देखो और ये वाली लाइट रेस, दोनों लाइट रेस अलग अलग डायरेक्शन से आके एक पॉइंट पे मिल रही है, यानी कन्वर्जेंस हो रहा है, इसलिए कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं दोस्तों, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये लाइट देखो, इस पॉइंट से ये इधर जाती हुई दिख रही है और इस पॉइंट से इधर जाती हुई दिख रही है। इसका मतलब यहाँ एक पॉइंट पे आके लाइट नहीं मिल रही है, एक पॉइंट से अलग डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है, इसको इसलिए डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं दोस्तों, डाइवर्जिंग मिरर। मैं थोड़ा फास्ट इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि रिवीजन है, अगर आपको ये बात पहली बार सुननी हो तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने आपको ये बातें बहुत स्लोली समझाई थी। अब मैं फास्ट इसलिए समझा रहा हूं कि ये पिछले टॉपिक से आगे का टॉपिक है दोस्तों। अब मैंने कितना बता दिया था, जब हम इमेजेस की बात करते हैं, उसके फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं दोस्तों, और वो रूल्स मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए। अगर इसमें कोई बात नहीं समझी हो तो रिपीट करो वीडियो को और दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों देखो आगे के कुछ रूल्स हैं, आप हेडिंग डाल सकते हैं, हेडिंग डालिए, अपने साथ एक कॉपी पेन हमेशा रखा कीजिए ताकि आप जरूरत पड़ने पे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नोट कर सके। तो हेडिंग डाल सकते हैं अपन, रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स, रूल्स फॉर ड्राइंग दी रे डायग्राम्स। पहला रूल है दोस्तों, ध्यान से देखिए, मान के चलते हैं हमारे पास हम कॉन्केव मिरर ले रहे हैं। हम कॉन्केव मिरर इसीलिए लेते हैं दोस्तों क्योंकि कॉन्केव मिरर जो है ना, ये लाइट रेस को कन्वर्ज करता है, और जो मिरर लाइट रेस को कन्वर्ज करता है उसी में इमेजेस बनती है। जिसमें लाइट रेस कन्वर्ज नहीं होती, मतलब कॉन्वेक्स मिरर, उसमें इमेजेस फॉर्म होती है लेकिन रियल इमेजेस फॉर्म नहीं होती है, इमेजिनरी इमेजेस फॉर्म होती है, वर्चुअल इमेजेस फॉर्म होती है। और इसीलिए हर वक्त एग्जांपल लेते वक्त हम कॉन्केव मिरर लेते हैं क्योंकि इसकी इमेज रियल होती है, ऑब्जर्व की जा सकती है, और इसीलिए हम इसको इमेज को लेते हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब इस मिरर को लेते हैं। तो हमने ले लिया कॉन्केव मिरर, इस तरीके से कॉन्केव मिरर लिए दोस्तों। ऑब्वियसली अगर ये किसी स्फीयर का पार्ट है तो सेंटर होगा, इसका मिड पॉइंट पोल होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं दोस्तों। पहला रूल ध्यान से सुनिए कि अगर ये इंसिडेंट रे है दोस्तों, आपको पता है ये इंसिडेंट रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल दिख रही है, ये भी एक इंसिडेंट रे है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल दिख रही है। आपको पता है दोस्तों कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इनका जो मिड पॉइंट होता है उसको हम फोकस बोलते हैं, क्योंकि लाइट रेस जब यहां से रिफ्लेक्ट होगी तो फोकस से पास होके जाएगी। इस तरीके से ये जो हमारा पहला रूल है वो यही बोलता है कि अगर इंसिडेंट रेस प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, देखिए ये इंसिडेंट रेस है जो प्रिंसिपल एक्सिस को कैसे दिख रही है, पैरेलल दिख रही है, समानांतर दिख रही है, ऐसी पैरेलल है, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इसीलिए उसको पैरेलल बोलते हैं। तो ये जो दोनों, ध्यान से देखो दोस्तों, ये इंसिडेंट रेस है, इंसिडेंट रेस प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, ये पैरेलल रेस जब मिरर के ऊपर पड़ी तो टकराने के बाद किसी एक पॉइंट से पास हुई जिसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। और यही हमारा रूल है। रूल हमारा पहला ये कहता है कि इफ द इंसिडेंट रे is parallel to the principal axis, then the reflected ray passes through the फोकस। ये पहला रूल है दोस्तों। पहला रूल क्या है कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है
तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास होती है, और फोकस क्या होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट यानी कि फोकस होगा। ठीक है दोस्तों, पहला रूल आपको याद रखना है कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रे निकलती है, रिफ्लेक्टेड रे जो निकलती है वो फोकस से पास होती है। मतलब अगर ये इस तरीके से हमारे पास एक मिरर है, हमने इसको बाहर से ऐसी कोटिंग कर रखी है, और इस कोटिंग वाली सरफेस पे ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये यहाँ पर पोल, तो मिड पॉइंट क्या होता है दोस्तों, इसका फोकस। अगर ये इंसिडेंट रे ऐसी आ रही है जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, ये भी एक इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, तो टकरा के कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। ये इसका मतलब है, ये यहां से कैसी जाएगी, फोकस से जाएगी, ये इसका मतलब है दोस्तों। ठीक है, तो पहला रूल याद रखो कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से गुजरेगी, फोकस से पास होगी। पहला रूल है दोस्तों, इसको नोट करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद जरूर नोट करो, क्योंकि अगर ये रूल याद नहीं रहेगा तो आपको फिर रे डायग्राम नहीं समझेगी, फिर बोलोगे आप ये कौन से रूल बन गए। तो ठीक है दोस्तों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको रूल नंबर 2 समझा रहा हूं। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, ध्यान से देखो। रूल नंबर 2 बोलता है कि इफ, मान के चलते हैं फिलहाल, अगर दूसरा एग्जांपल, ये कॉन्केव मिरर लिया मैंने, कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर, ये उसका पोल है, ये इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दोनों से पास होने वाली प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों का मिड पॉइंट क्या बोलते हैं, फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इसका मिड पॉइंट क्या होता है दोस्तों, फोकस। ये बात मैं आपको बार बार कह चुका हूं। दूसरा रूल ये बोलता है कि अगर ये इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है, अगर ये इंसिडेंट रे है जो देखो आप फोकस से पास होती हुई दिख रही है, तो ये जब रिफ्लेक्ट होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाती है। रूल नंबर 2 बोलता है कि अगर इंसिडेंट रे फोकस से जा रही हो तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होती है। मतलब अगर ये इंसिडेंट रे ऐसी आ रही हो जो कि फोकस से आ रही है, तो ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ऐसी जाएगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है। इसका मतलब रूल नंबर 2 आप ऐसे लिख सकते हो। दूसरा रूल क्या होगा, इफ द इंसिडेंट रे is passing through the focus, if the incident ray is passing through the focus, then the reflected ray is parallel to the principal axis। ठीक है दोस्तों, मतलब सिंपल काम है कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो तो रिफ्लेक्शन से कहां जाती है, फोकस से जाती है, और अगर इंसिडेंट रे कहां से जा रही हो, फोकस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से कैसी जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल। मतलब पहले दो रूल एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, ऐसा आप याद रख सकते हो। एक स्क्रीनशॉट लो दोस्तों और तुरंत इसको नोट डाउन करना, ताकि आपको आगे आने वाली चीजें, क्योंकि आगे आप देखेंगे कि जो बच्चे रटने का काम करते हैं, हम वो रटने का काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर हमको उसका बेसिक पता है तो बिल्कुल बिना रटे आप डायग्राम बना पाओगे। ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज कहाँ रहेगी, इसके लिए आपको कोई रटने का काम नहीं रहेगा। डायग्राम आप खुद बनाओगे और आंसर आप खुद ही दे दोगे दोस्तों। तो यही काम है, आप सब्जेक्ट को प्रॉपर वे से पढ़ोगे तो सब्जेक्ट इजी है, आसान है समझने के लिए। ठीक है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे अपन थर्ड रूल नोट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों थर्ड रूल की तरफ। अब थर्ड रूल क्या बोलता है, ऐसे ही चलते फिरते आप रिवाइज कर सकते हैं रूल, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, थर्ड रूल हमारा ये बोलता है कि ये अगर हमारे पास ऐसा कॉन्केव मिरर है, ठीक है, ये कॉन्केव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्वियसली ये कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये पोल है, दोनों का मिड पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस। तीसरा रूल ये बोलता है कि अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ऐसी इंसिडेंट रे है जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो जब ये यहां टकराएगी और रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो उसी रास्ते से आती जिस रास्ते से गई थी। मतलब जैसी वो गई टकरा के वैसी वापस आई। अगर वो कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से,
फोकस से नहीं, फोकस से जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो टकराने के बाद उसी रास्ते को फॉलो करती है जिस रास्ते से वो गई थी, यानी टकराई वहीं से वापस आ गई। तो यही उसका तीसरा रूल है दोस्तों। तीसरा रूल ये बोलता है कि इफ द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू the center of is passing through the center of curvature, then after reflection it traces the same path, यानी जिस पाथ से वो गई थी उसी पाथ से रे वापस आती है। मतलब ऐसा कि अगर मान के चलो इस तरीके से ये इंसिडेंट रे है जो ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई है, तो टकराने के बाद वो ऐसे ही वापस जाएगी, मतलब ये ऐसी गई टकरा के वापस चलेगी। इस तरीके से तीसरा रूल है दोस्तों। पहला रूल क्या बताया गया कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होती है, और अगर दूसरा रूल ये है कि अगर इंसिडेंट रे फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल पास होती है, और तीसरा रूल अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी रास्ते से वापस आ जाती है। इन्हीं तीन रूल के हिसाब से सारी रे डायग्राम बनती है दोस्तों। उसके मैं आपको एग्जांपल भी यहां पर दूंगा, आप देखकर खुश हो जाएंगे कि हाँ ऐसा ही होता है, कोई नए रूल आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। लेकिन कुछ पॉइंट हमें याद रखने हैं, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, ये कुछ पॉइंट्स है जिसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो जो मिरर है उसके सारे मेजरमेंट किए जाते हैं, पोजीशंस बताई जाती है मिरर की, कि मिरर के इस पोजीशन पे या इस जगह पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वो बताने के लिए आपको प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, ये बातें बिल्कुल क्लियर एंड कट होना चाहिए, क्लियर एंड आउट होना चाहिए कि आपको हाँ इसका मतलब ये है। अगर नहीं समझता है तो आप वो वीडियो पुराना जरूर इसके बाद का देख लो, पहले का देख लो, जिससे कि आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करो, आने वाली वीडियोस तक पूरा प्रिपेयर करो, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं कि हाँ ये जो रूल्स है, इस रूल से अगर हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता हो तो हम इमेज की पोजीशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछता है दोस्तों कि ऑब्जेक्ट बता दिया जाता है कि ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर के यहाँ रखा हुआ है, बताओ इमेज कहाँ बनेगी, उसका साइज क्या होगा, एंड ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज बड़ी होगी, छोटी होगी या उसी साइज की होगी, और कई बार ये पूछा जाता है कि इमेज का नेचर क्या होगा। तो एक बात दी जाती है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन, आपको इमेज की पोजीशन, इमेज का साइज और इमेज का नेचर, ऐसी 3 बातें हमेशा याद रखनी है, ठीक है। याद मतलब रखना नहीं है, निकालना सीखना है। जैसे मैं आपको पहला एग्जांपल देता हूं, मान के चलता हूं कि पहली पोजीशन है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूं दोस्तों, इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर हम एक ऑब्जेक्ट रखेंगे। देखो कैसे, देखिए ये मैंने कॉन्केव मिरर ले लिया, ये इसका कहीं तो भी पोल हो गया उसका, इसके फ्रंट में इसका आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैं ये तो ऐसे अंदाजे ले लेता हूं, लेकिन आप ऐसे अंदाजे नहीं लेंगे दोस्तों। आप क्या करेंगे, वो जो कंपास होता है आपके पास जिसमें आप पेंसिल फंसाते हो, वो कंपास में पेंसिल फंसाओगे और ऐसे एक पॉइंट रखोगे, उसका शार्प एंड रखोगे और पेंसिल से ऐसा एक आर्क बनाओगे, कर्वेचर बनाओगे। जहां पे आपका शार्प एंड रहेगा वो बनेगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके सीधे में उसका बनाओगे पोल, और दोनों को जोड़ के बनाओगे प्रिंसिपल एक्सिस। मेरे पास ऐसा कोई रूल नहीं है, मतलब मेरे पास ऐसा कोई मेजरमेंट के तरीका नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दिया कि कैसे करना है। आपको अंदाजी नहीं करना है, क्योंकि फिर अंदाजी करोगे गलत होने के पूरे चांस है। यहां ऑब्जेक्ट को रखना, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। यहां पे है फोकस, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट फोकस होता है, ये आपको मैं बता चुका हूं दोस्तों। यहां ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट AB, AB ऑब्जेक्ट है, ये जो इसकी AB हाइट है ना, ये ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई, साइज हो गया उसका। क्या करना है दोस्तों, इसकी इमेज कहां बनेगी, तो आप क्या करेंगे, हमेशा इसके टॉप से या टिप से एक रे पास करेंगे जो उस प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेंगी। मतलब यहां से एक रे निकालना जो कि प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल पास करना, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल गई।
रूल नंबर 1 याद करो, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास होती थी? फोकस से। तो यहां पर पहली रे जो आपने पास की है टॉप से, वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास होकर जाएगी? फोकस से। तो बस उसी रूल को फॉलो किया और रे को पास कर दिया फोकस से। दूसरा, अब मैंने आपको बोला था कुछ पॉइंट्स याद रखना है, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल। इस ऑब्जेक्ट के बाद उन पॉइंट्स में सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल, इनमें से इस ऑब्जेक्ट के बाद पहले कौन आ रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक लाइट हमेशा, एक रे हमेशा कैसी पास करनी है दोस्तों? प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल पास करनी है। और दूसरी रे क्या करना है? जो अगला पॉइंट है, अगला मतलब कौन आ रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि दूसरी रे जो होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करनी है। अब जब आपको पता है दोस्तों, रूल बताया गया कि जहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास हो गई तो टकराने के बाद जहां से आई थी वहीं से वापस हो जाएगी, यानी इस तरीके से भाग गई। ठीक है दोस्तों, ये ऐसी गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्यों पास किया? मैं क्या बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट से दो रे हमें निकालना है, एक टॉप से भेजना है प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, और दूसरी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल, ये तीन में से जो नेक्स्ट पॉइंट है वहां से पास करना है। इसके बाद कौन है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसीलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करनी है। ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती तो तीसरा रे याद करो, रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी रास्ते से चले जाती है। इसका मतलब ये पहली रे की रिफ्लेक्टेड रे है और दूसरी रे की रिफ्लेक्टेड रे कैसी होगी? यहां से आई और टकरा के यहीं से गई, मतलब यही उसकी रिफ्लेक्टेड रे भी बन गई। जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही है, देखो ये पहली वाली की रिफ्लेक्टेड रे ये है, R1 ले लेता हूं, और दूसरी वाली ये ऐसी गई टकरा के वापस ऐसी गई, यानी R2 हो गई। ये दोनों रे जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहां इंटरसेक्ट कर रही ना, मतलब यहां बनेगी इमेज। अब यहां इमेज बनेगी तो ये ऐसी इमेज बनेगी दोस्तों, ये इमेज। ये ऑब्जेक्ट ए बी ऊपर था प्रिंसिपल एक्सिस के, इमेज कहां बन रही है? नीचे। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इमेज उसके नीचे बन रही है, मतलब इमेज उल्टी बनेगी। उल्टी बनेगी मतलब ये वाला जो है उसका टॉप होगा और ये वाला जो है उसका बॉटम होगा, और बॉटम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बी से, और टॉप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए से। लेकिन ये ए बी और ये बी ए दोनों इक्वल दिख ही नहीं रहे, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होते भी नहीं, तो इसलिए बी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट बी डैश लिखेंगे और ए का करस्पॉन्डिंग पॉइंट ए डैश लिखेंगे। कई बार होता है ना दोस्तों, आप अपने घर में एक स्पून लेना, चम्मच, और चम्मच का जो बाहरी हिस्सा है उसमें और उसके अंदरूनी हिस्सा उसमें अपनी इमेज देखना। आपको जिसमें इमेज, मतलब जिसमें अंदर से जब देखोगे तो आप अपने आप को उल्टा पाओगे, यानी आपकी इमेज उल्टी बनेगी। इसका मतलब जब कॉन्केव साइड से देखोगे तो आप अपनी इमेज उल्टी देखोगे। क्यों उल्टी देखोगे? क्योंकि ये देखो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इमेज बन गई प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो ये जो टॉप है उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये है, बॉटम का करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए बी का करस्पॉन्डिंग बी डैश, ए का करस्पॉन्डिंग ए डैश। इसका मतलब ऑब्जेक्ट अगर ए बी है तो इमेज रहेगा बी डैश ए डैश, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं ए डैश बी डैश। इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। ठीक है दोस्तों, अब हमें तीन चीजें बतानी। तीन चीजें कौन सी? एक तो इमेज की पोजीशन, इमेज की पोजीशन, तो आप देखो इमेज कहां पे? ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, और इमेज कहां है? उसके बीच में, यानी हम लिख सकते हैं बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप शॉर्ट में लिख रहा हो दोस्तों, आप पूरा लिख लेना, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है दोस्तों, ये इमेज की पोजीशन हो गई। दूसरी बात, इमेज का साइज। अब आप थोड़ा अपनी आंखों से देखो, मैंने तो यहां कोई मेजरमेंट भी नहीं लिया था, तो भी परफेक्टली दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज छोटी थी। यानी हम ऐसा कह सकते हैं स्मॉल एज कंपेयर्ड टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज स्मॉल बन रही है, दिख रहा है ना? देखो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, इमेज इतनी सी थी, है ना? तीसरी बात करते हैं दोस्तों, नेचर। नेचर कैसा है भैया? तो हमको नेचर में एक बताना है कि भाई इमेज सीधी बन रही है या उल्टी बन रही है। तो सीधी बन रही तो इरेक्ट, और उल्टी बन रही है तो इन्वर्टेड। इसका मतलब अभी यहां देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था तो इमेज बनी थी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, मतलब इमेज हो गई उल्टी। उल्टी इमेज हो गई, इसलिए मतलब इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज बनी दोस्तों। ठीक है, और ये जो कॉन्केव मिरर होता है, कॉन्केव मिरर की एक खासियत है कि कॉन्केव मिरर की जो इमेजेस होती है वो रियल होती है। जो नेचर उसका ये है रियल, एंड
इन्वर्टेड क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था, इमेज बन रही प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, मतलब नेचर है उसका इन्वर्टेड। आपको सिर्फ इतना दिया रहता है दोस्तों, आपको ये और इसके साथ ही 3 चीजें बनानी होती है। पहला काम क्या किया मैंने, ऑब्जेक्ट जहां दिया था वहां रखा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ए बी ऑब्जेक्ट लिया, एक रे लिया, टॉप से पास किया प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद पास किया फोकस से। दूसरी रे, अगला पॉइंट क्या है, इसके बाद क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसीलिए अगली रे पास कर दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जैसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई दोस्तों, रिफ्लेक्शन के बाद वहीं से गई। अब ये जो थी एक रिफ्लेक्टेड रे पहली और दूसरी भी रिफ्लेक्टेड, ऐसी गई, जहां वो दोनों मिली वहां पर बनती है इमेज। जहां रिफ्लेक्टेड रेज मिली वहां पर बनती इमेज। आप ये मत सोचना कि ये इंसिडेंट के साथ में है, नहीं भैया, ये रिफ्लेक्टेड एक थी और दूसरी भी रिफ्लेक्टेड ऐसी ही गई, क्योंकि रूल है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जाती तो रिफ्लेक्शन के बाद वहीं से वापस जाती है, तो यही रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों यहां मिल रही है, यहां पर बनेगी इमेज। अब इमेज बन रही, पोजीशन उसकी क्या है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या बन गई, इमेज। साइज क्या है, देखो ऑब्जेक्ट बड़ा, इमेज छोटी, इसका मतलब स्मॉल। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। कॉन्केव मिरर की इमेज हमेशा रियल होती है और इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज नीचे बन रही, तो उल्टी इमेज बनेगी। आप खुद स्पून में उसके गहरे वाले हिस्से में उसका जो गड्ढा होता है उस साइड से अगर आप देखोगे तो आपको हमेशा अपने आप को उल्टा पाओगे, अपनी इमेज उल्टी मिलेगी। इसको नोट डाउन करो दोस्तों। एक और एग्जांपल लेता हूं, देखो आपको पेपर में ये दिया रहता है, आप याद करेंगे, हाँ इसमें ये होता है, ये होता है। अभी एक है तो आप याद रख लोगे, 6-6, 7-7 पोजीशन में 7-7 इमेजेस की पोजीशन याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और फिर उसके साइज भी याद रखना साथ ही में, क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलती है इमेज का साइज भी चेंज होता है। और इसीलिए दोस्तों आप ये याद नहीं रख सकते, रटने जाओगे 4 दिन बाद फिर भूल जाओगे, मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। और इसीलिए आप ये तरीका सीख जाओ, आपको पोजीशन दी गई, आप 2 मिनट के अंदर पट 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 डायग्राम बना के ये सारे कंक्लूजन निकाल सकते हो। देखोगे पोजीशन कहां आ रही है, साइज देखोगे, हाँ बड़ा छोटा देख लेंगे, नेचर तो पता है रियल एंड इन्वर्टेड, अगर इस तरीके का सिनेरियो रहा तो ऑब्जेक्ट ऊपर, इमेज भी ऊपर रही तो फिर चीजें बदल जाएगी। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, ऐसा रहा तो इन्वर्टेड, कॉन्केव मिरर है तो रियल, इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट पोजीशन लेने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बार आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको नोट करने में आसानी हो। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन की बात करते दोस्तों। मैंने अभी पहली पोजीशन में ऑब्जेक्ट को लिया था बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप रट रट के थक जाएंगे, 4 दिन में भूल जाएंगे, लेकिन आपको प्रॉब्लम होगी। अब मैं लिख रहा हूं ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ऑब्जेक्ट को अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ले लूं तो फिर इमेज कहां बनेगी, उसका साइज क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा। आप इसको भी रखने जाओगे, पुराने वाले के साथ मिक्सअप कर दोगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेहतर होगा आप ये तरीका सीख जाओ। 2 मिनट के अंदर कॉन्केव मिरर बना लेंगे, उसके बाद ये आ गया उसका पोल, उसके बाद यहां आ गया उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप ऐसे अंदाजी नहीं लेंगे, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आपको कंपास लेना है। कंपास लेने के बाद में उसको जैसे यहां पर पॉइंट वाला एंड रखोगे और पेंसिल वाले से आर्क बनाओगे, इस पॉइंट वाले एंड को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलोगे और इसके सीधे में जो उसका मिड पॉइंट निकलेगा उसको पोल बनाओगे। उसके बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस पास करोगे। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। उससे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट, आप ये जो आर्क ले रहे हो उससे आप इसका डिस्टेंस पहले ही गिन लेना, क्योंकि अगर आपने 4 सेंटीमीटर लिया, आपने मैथ्स में ज्योमेट्री में बहुत बार किया हुआ है ऐसा। ज्योमेट्री में कई बार हम लोग आर्क लगाते हैं तो सेंटीमीटर गिनते, स्केल के ऊपर रखते, पहले सेंटीमीटर डिसाइड करते और फिर आर्क मारते। वैसे यहां पर भी पहले सेंटीमीटर गिन के आर्क मारना। जैसे अगर 6 सेंटीमीटर का आर्क है, ये ऐसी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर पे बनाओगे फोकस। ऐसे ही कहीं पे कुछ भी नहीं करना है, गिन के करना है आपको। ये होगा 3 सेंटीमीटर फिर। ठीक है दोस्तों, एक एक चीजें नहीं लिखूंगा क्योंकि फिर जगह समझ में नहीं आएगी, आपको कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा। तो एक एक चीजें नहीं लिख रहा हूं, आप समझ सकते हो, छोटी छोटी बातें आपको नहीं भी बताई तो चल जाएगा इस तरीके से। अब देखो ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, बोल रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना है, तो यहां रख दिया ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक है दोस्तों, क्या करना है बोला मैंने आपको, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल भेजना ही है। यहां से एक रे भेजने का सीधा प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, यानी ये ऐसी गई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल गई। रूल नंबर 1 याद करो, जिसमें मैंने बोला था कि इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद आती है और पास होती है फोकस से। ठीक है दोस्तों, दूसरा रूल क्या था,
मैंने दूसरी रे क्या बोला था कि जहां पे ऑब्जेक्ट है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल, इनमें से नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? तो देखो ऑलरेडी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? फोकस। इसका मतलब अगली जो रे रहेगी उसको भी फोकस से ही पास करना है। इसका मतलब अगली रे फोकस से पास करना, मतलब ये ऐसी, ये अगली रे पास होगी फोकस से ऐसे। देखो दोस्तों, अगली रे मैंने फोकस से पास कर दिया। अब जैसे ही अगली रे फोकस से पास हुई तो रूल नंबर 2 याद करो, अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को कैसी जाती है? पैरेलल। इसका मतलब ये यहां से टकरा के पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाएगी मतलब वो ऐसी आएगी। अब जैसी वो पैरेलल रे रिफ्लेक्ट होके वापस आई, ये पहले वाली की रिफ्लेक्टेड रे और ये दूसरी वाली की रिफ्लेक्टेड रे, और जहां रिफ्लेक्टेड रेज मिलती है वहां बनती है इमेज। थोड़ी ये बेंड हो गई दोस्तों, देखो इस तरीके से ये रिफ्लेक्टेड रे दोनों, ये पहली वाली रिफ्लेक्टेड रे, ये दूसरी वाली, देखो पहली ऐसी इंसिडेंट गई रिफ्लेक्ट होके ऐसी आई, दूसरी वाली ऐसी इंसिडेंट गई ये रिफ्लेक्ट होके आई। जहां पे वो मिली वहां पर बनती है इमेज, यानी यहां पर बनेगी इमेज। यहां पे इमेज बन रही है लेकिन ये उल्टी बनेगी, इसका ये टॉप का करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये है, यानी ए का ए डैश हो जाएगा और ये बी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट यही रहेगा तो बी डैश। आप देख रहे हो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज है। छोटा मोटा जो वेरिएशन है वो इसकी वजह से, क्योंकि मैंने कोई मेजरमेंट नहीं लिया। आप प्रॉपर मेजरमेंट लोगे तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी, और यहाँ पे वो फिर भी मैनेजेबल है, समझ सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, 3 बातें निकालनी है। सबसे पहले इमेज की पोजीशन। अब आप खुद ही बताओ मुझे कि ये इमेज कहां बन रही है? कहां बन रही है? यहां इमेज बन रही है। और ये क्या पोजीशन है? ये पॉइंट का नाम क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी इमेज कहां बन रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है, यानी हम यहां कह सकते हैं एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं दोस्तों। दूसरी बात, इमेज का साइज बताओ क्या है? इमेज साइज, इमेज साइज क्या है? सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज बन रही है। और तीसरा, नेचर, मैंने क्या बोला था? कॉनकेव मिरर है, इसका मतलब इमेज तो रियल रहेगी। ठीक है, फिलहाल अभी तक के हिसाब से तो रियल इमेज रहेगी। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो नेचर क्या रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। दोस्तों आपको अपनी बुक के अंदर अलग अलग पोजीशन और मिल जाएगी। मैंने आपको 2 पोजीशन बता दी, अब आप अगले और 4 पोजीशन आपके बुक्स में दी हुई है। अगली पोजीशन क्या दी होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेगा, तब इमेज की पोजीशन क्या होगी। अगली पोजीशन क्या होगी? फोकस पे ऑब्जेक्ट रहेगा, तब क्या होगा। और एक पोजीशन क्या आएगी? फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा, तब क्या होगा। ऐसी अलग अलग पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रखकर इमेज का पोजीशन, उसका साइज, उसका नेचर आप आइडेंटिफाई करो दोस्तों। और अगर नहीं समझ में आता तो आप हमें बताएंगे, हम आपको उसको फिर क्लास के अंदर लेकर कंप्लीट करेंगे। यकीन है दोस्तों आपको ये जो रटने वाला फंडा है ये खत्म करके समझने वाले फंडे पर आपको यकीन हुआ होगा। और एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि आप इसको बाद में नोट कर सको, बाद में समझ सको। और तब तक, जब तक हम अगले टॉपिक पर जाए, तब तक आप इन टॉपिक्स को पढ़कर प्रैक्टिस कर लेंगे, बच्चे और एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।